हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड को आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है लॉ ऑफ डिमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट other things remaining constant, there is an inverse relationship between quantity demanded and own price of the commodity. लॉ ऑफ डिमांड ये हमें बताता है कि यदि दूसरी चीज़ों को हम कांस्टेंट रखें, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखें जो डिमांड को प्रभावित करने वाली हैं, ठीक है, तो उसका प्राइस का और क्वांटिटी का, प्रोडक्ट की, उस कमोडिटी की ओन प्राइस का और उसकी क्वांटिटी का, डिमांडेड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। मतलब जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ती जाएगी, या प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती जाएगी। तो ये हमने एक डिमांड शेड्यूल बनाया है। 10 रुपये, 9 रुपये, 8 रुपये, जैसे जैसे ये प्राइस कम होते जा रहे हैं आप देख रहे हो डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। तो नीचे ये इसको डायग्रामेटिकली भी प्रेजेंट किया है, ज़रूरी नहीं है कि उसी फिगर्स के साथ ही लेना। ये मैंने एक इमेजिनरी बनाया है। जैसे ये प्राइस था, प्राइस पे ये क्वांटिटी थी आपकी, और प्राइस आपका यदि कम हो जाता है तो डिमांड आगे शिफ्ट हो गई है। ठीक है जी, प्राइस के कम होने से डिमांड आगे बढ़ गई है और आ गई है। ठीक है जी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डिमांड की प्राइस के कम होने से आपकी डिमांड बढ़ जाएगी या प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। एजम्पशंस क्या है इस लॉ ऑफ डिमांड की। तो एजम्पशंस में है द लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स गुड व्हेन अदर थिंग्स रिमेन द सेम, हेंस द अदर थिंग्स रेफर्स टू अदर फैक्टर्स अदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो अदर थिंग्स कौन कौन सी हैं? Taste and preference of the consumers remain constant, and there is no change in the income of the buyers, and price of the related goods do not change. Price of the related goods do not change, and commodity do not expect any significant change in the availability of the commodity in the near future. तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं, इसको कांस्टेंट मान के चले हैं जो हमने डिमांड को प्रभावित करने वाले फैक्टर है, चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर थे चाहे वो मार्केट डिमांड के फैक्टर थे। तो ये कॉमन पॉइंट्स है, ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं आती। ठीक है जी। इस लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करते समय सिर्फ प्राइस अपने ही, कमोडिटी के अपने ही प्राइस के चेंज होने से जब डिमांड बढ़ती या कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है बेटे, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं आगे कि why does demand curve slopes downward. Demand curve downward slope of the demand curve indicates that more is purchased in response to fall in price. डाउनवर्ड स्लोप क्या कहती है? मोर इज परचेज, ज़्यादा गुड्स को परचेज किया जा सकता है जैसे ही प्राइस कम हो जाएगा, तो इसको हम डाउनवर्ड स्लोप बोलते हैं। दस देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है जी। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं फॉलोइंग फैक्टर्स की। वो कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से ऐसा होता है? पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज, मीनिंग मार्जिनल यूटिलिटी derived from each successive unit goes on diminishing. Accordingly, for every additional unit to be purchased, the consumer is willing to pay less and less price. ऐसा होता है कि जैसे ही हम किसी कमोडिटी को लगातार कंज्यूम करते जाते हैं, उसके स्टैंडर्ड यूनिट्स को, तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। जब धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन उसकी कम होती जाती है तो हम सेम प्राइस पे उसको और गुड को नहीं खरीदना चाहेंगे, हम तभी उसी गुड को खरीदेंगे जब उसका प्राइस कम होगा। ठीक है जी। दूसरा, इनकम इफेक्ट। इट रेफर्स टू द effect on quantity demanded when net income of the buyer changes owing to change in the price of the commodity. With a fall in the price, real income increases. Accordingly, demand for the commodity expands. इस तरीके से जो commodity की डिमांड है वो expand हो जाती है। तो नेट इफेक्ट भी प्रभावित करता है डिमांड को। नेट इनकम ऑफ द, मतलब इनकम इफेक्ट भी प्रभावित करता है। जो नेट इनकम है कंज्यूमर चेंज हो जाती है तो चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की में उसको ज़्यादा फर्क नहीं मिलता। ठीक है। इट रेफर्स टू इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन नेट इनकम ऑफ द बायर चेंजेस ओइंग टू चेंज इन द
प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसका ये कहने का मतलब है कि अगर मान लो आपकी इनकम कांस्टेंट है, मान लो 100 रुपये इनकम है, कोई आप एक गुड खरीद रहे हो 10 रुपये की, अब उसका दाम 7 रुपये होगा, तो अब आपको ऐसा लगेगा ना कि आपकी इनकम बढ़ी हुई है, बिकॉज आपको पैसे कम पे करने पड़ रहे हैं और आपके पास पैसे बच रहे हैं, इसलिए आप ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हो। ओके, विद अ फॉल इन द प्राइस रियल इनकम इंक्रीज। जब प्राइस कम हो जाता है तो रियल इनकम आपकी बढ़ जाती है, अकॉर्डिंगली आप डिमांड को एक्सपेंड कर लेते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर द अदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट ये कहता है कि हम दूसरी कमोडिटी को तभी खरीदते हैं जब वो दूसरी का, उससे सब्स्टिट्यूट का जो प्राइस है वो चेंज हो जाए, कम हो जाए, चीपर हो जाए, तभी हम खरीदेंगे। मतलब सब्स्टिट्यूट इफेक्ट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी, एक कमोडिटी को दूसरे से हम तभी करते हैं जब वो चीपर हो जाती है, ठीक है, अदरवाइज हम उस पर शिफ्ट नहीं होंगे। जैसे टी और कॉफ़ी, कॉफ़ी सस्ती होगी तो कॉफ़ी की तरफ ही जाएंगे, टी सस्ती होगी तो टी की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। Thus, when own price of the commodity of X falls, it becomes cheaper in relation to the commodity Y. Accordingly, X is substituted for Y. It is an expansion of the demand due to substitution effect. ठीक है जी। और फोर्थ पॉइंट क्या है, साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप, मतलब व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, ठीक है, मैनी मोर बायर्स कैन अफोर्ड टू बाय इट। फॉर एग्जांपल एक पिज़्ज़ा की बात करते हैं, इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले रहे हैं। पिज़्ज़ा मान लो 200 रुपये का आता हो तो कुछ बच्चे या कुछ लोग ही उसको खरीद पा रहे हैं। यदि वो पिज़्ज़ा 50 रुपीज़ पे आ जाए तो ज़्यादा लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे, तो ज़्यादा बिकना वो शुरू हो जाएगा, तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो अब है नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, डिफरेंट यूजेस। सो डिफरेंट यूजेस में क्या है, अ गुड मे हैव सेवरल यूजेस, एक गुड के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। मिल्क फॉर एग्जांपल इज यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड, चीज एंड बटर एटसेट्रा। ए प्राइस ऑफ मिल्क रिड्यूसेस, इट विल बी पुट टू डिफरेंट यूजेस, अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर मिल्क एक्सपैंड। तो इस तरीके से जो मिल्क की डिमांड है वो बढ़ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके चलिए, तो ये वो फैक्टर्स थे कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होती है। इसका मतलब कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, दूसरा इनकम इफेक्ट, ठीक है जी, और तीसरा क्या स्टडी किया हमने, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, चौथा साइज ऑफ द कंज्यूमर, और पांचवा डिफरेंट यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट्स इसी को देख के अपने नोट्स भी बना लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या है, देयर आर सम कमोडिटीज whose demand expand when their price rises and contracts when their price falls. In such situations, the demand curve slopes upward from left to right. तो ये वो एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड की जिसमें प्राइस के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ जाती है। तो वो कौन सी एक्सेप्शंस है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन कौन से होते हैं, वो गुड्स होते हैं जो हमारे सोशल स्टेटस को बताते हैं, जैसे डायमंड, जैसे गोल्ड, ठीक है। ये चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो इनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इनकी वैल्यू तभी है क्योंकि ये महंगे। यदि गोल्ड लोहे के भाव आ जाए तो उसको कौन खरीदना चाहेगा, कोई नहीं खरीदना चाहेगा। सो दीज गुड्स आर डिमांडेड ओनली बिकॉज देयर प्राइसेस आर वेरी हाई। तो ये हमारे सोशल स्टेटस को बताते हैं, महंगी गाड़ियाँ, महंगी घड़ियाँ, ठीक है जी, गोल्ड, डायमंड, ठीक है, ऐसी चीज़ों के दाम बड़े होते हैं और तो उनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है, ठीक है। इफ देयर प्राइस फॉल्स दे विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एट आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। तो ठीक है, तो महंगी घड़ी अगर सस्ती हो जाएगी तो फिर तो हर कोई अफोर्ड कर पाएगा, फिर हम उसकी डिमांड भी कम कर देते हैं, एंड देयर डिमांड विल श्रिंक। दस दीज गुड्स डिफाई द लॉ ऑफ डिमांड। ऐसी चीज़ों पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। और जो एग्जाम्पल्स गिवन है वो है प्रीशियस डायमंड एंड विंटेज कार इज सीटेड एज एग्जाम्पल, ठीक है जी। उसके बाद गिवन गुड्स। विंटेज कार वो गाड़ियाँ होती हैं जो पुराने समय की हैं, पुराने ज़माने की हैं, वो डिमांड में ही तभी होती है क्योंकि उनका दाम ज़्यादा है, ठीक है जी। गिवन गुड्स, सो गिवन गुड्स आर हाईली इन्फीरियर गुड्स शोइंग अ वेरी हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट। गिवन गुड्स वो इंफीरियर गुड्स होती हैं जिसका इनकम के साथ नेगेटिव इफेक्ट होता है। एज ए रिजल्ट व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज फॉल, तो उनकी डिमांड भी फॉल कर जाती है। ये वो गुड्स होती हैं इंफीरियर गुड्स की जिनकी प्राइस फॉल होने से कंज्यूमर उसकी डिमांड कम कर देता है, इवन व्हेन दे हैपन टू बी रिलेटिवली चीपर, जबकि वो अब पहले से ज़्यादा चीपर हो गई हैं अदर गुड्स के मुकाबले में भी,
तब भी उसको हम डिमांड कम कर देते हैं प्राइस के कम होने से। दिस इज कॉल्ड या दिस इज नोन एज गिफन पैराडॉक्स। ठीक है। इर्रेशनल जजमेंट, इर्रेशनल जजमेंट क्या है? द लॉ ऑफ डिमांड फेल्स व्हेन कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी बाय इट्स प्राइस, इट इज एन इर्रेशनल जजमेंट। कई बार हम ऐसी इर्रेशनल जजमेंट या मन में ऐसी धारणा बना लेते हैं, एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में चली होती है कि जो चीज़ महंगी है वो क्वालिटी वाली है, वो अच्छी चीज़ होगी। Accordingly, quantity demanded for these products has tended to rise even when their prices are extremely high। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम उसको महंगा ही खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये महंगी है, इसीलिए ये ज़्यादा डिमांड में है। ठीक है जी। डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। ठीक है, तो वो उसकी डायग्राम ऐसे बनती है, व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स द डिमांड कर्व डजंट स्लोप डाउनवर्ड और अपवर्ड होती है। ये देखो प्राइस ये था ओरिजिनल और ये क्वांटिटी इसलिए रहा था, जैसे ही प्राइस बढ़ा तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी, समझ आ गया बेटा आपको? तो ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपने नोट्स पूरे करते रहिए। ओके जी, डन।